चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। देखिए यहां से आप एक बार चैप्टर को शुरू कीजिएगा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो आप बाद में करना, इंपॉर्टेंट आपके यहीं से शुरू है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, मेगा लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट ऑफ इट्स बुक्स ऑन द डे, ये बैलेंस शीट गिवन है आपको, ठीक है। इसमें देखो 2560 इक्विटी शेयर 10 रुपीज फुल्ली पेड अप है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में नेगेटिव बैलेंस गिवन है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर है, क्रेडिटर होल्डिंग लियोन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब ये सिक्योर्ड है, अरे क्या है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है। फिर रेट्स एंड टैक्स ड्यू फ्रॉम प्रीसीडिंग 8 मंथ, देखो रेट्स एंड टैक्स, अब गवर्नमेंट का अगर टैक्स बाकी होता है पिछले 1 साल के अंदर अंदर का, तो उसे मैंने क्या बताया था, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, क्या बताया था, प्रिफरेंशियल। और एक सैलरी वेजेस भी दिसंबर की बाकी है, तो ये भी क्या आएगा, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की कमीशन बाकी है, वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता। बाकी जितनी भी लायबिलिटी बचती है ना, वो सब अनसिक्योर्ड में आते हैं। किस में आते हैं, अनसिक्योर्ड में। फिर एसेट्स में देखो, एक तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 10,700, प्लांट मशीन है, स्टॉक, डेटर, कैश। अब नीचे लिखा है लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से तो 8,000 आए केवल, प्लांट मशीन से 12,900, स्टॉक से 14,500, डेटर से 18,000। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग टू 290, लिक्विडेशन में खर्चा 290 हो रहा है भाई। और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज एग्रीड एट 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, जो एसेट्स बेची है ना, जितना पेमेंट आया उसका 2% लेता है भाई ये पेमेंट, और 1.5% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है ना, उनको जितना ये पेमेंट देगा उसका 1.5% भी ले रहा है। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो ये बनाने के लिए कहता है केवल हमें। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, अरे एसेट्स रियलाइज। इधर देखो, इधर इसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो आपके पास क्रेडिटर के पास गिरवी थी, तो उसे तो छोड़ो, बाकी प्लांट एंड मशीन बताओ कितना पैसा आ रहा है। ये देखो नीचे यहां लिखा था 12,900। फिर स्टॉक से कितना पैसा आ रहा है, 14,500, और डेटर से 18,000, और कैश इन हैंड जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, तो ये कैश इन हैंड कितना है, 500। अरे कोई दिक्कत। उसके बाद में हम फिर लिखते हैं हमेशा सरप्लस, अरे क्या लिखते हैं, सरप्लस, तो ये यहां सरप्लस लिख दो। आप चाहो तो इनको टोटल यहां करके बाहर भी लिख सकते हो या बाहर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्लस में आपके पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा आया था, 8,000, अरे कितना आया था, और इस पे जो लोन था वो 13,000 का था, कितना था, तो देखो आप जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को दोगे ना, वो तो केवल 8 ही दे पाओगे, तो ये तो नील बचा। हालांकि वो 5,000 अभी और मांगते हैं आपसे, तो वो जो मांगते हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाके ऐड हो जाएगा, अरे वो 5,000 भी देंगे। तो ये आपकी चीज बुक में नहीं लिखी हुई, अरे लिखी हुई नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 8,000 आपके पास आए, उसमें 8 तो पेमेंट हमने कर दिया, तो सरप्लस तो क्या बचा, नील, अरे कुछ नहीं बचा। हालांकि उसे 5,000 अभी और देने हैं, तो वो अनसिक्योर्ड के साथ दे देंगे अपन, अरे ठीक है। चलो अब पेमेंट देना शुरू करें। पेमेंट में सबसे पहले मैंने लीगल चार्जेस बताया था, लेकिन क्वेश्चन में लीगल चार्जेस है ही नहीं। फिर मैंने बताया था लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, अब इसमें एक तो उसने 2% बताया था अमाउंट रियलाइज, देखो इधर अमाउंट का थोड़ा ध्यान रखना, इधर ये सब ऐड करोगे लेकिन कैश को ऐड नहीं करोगे। अरे एसेट्स रियलाइज्ड बोला था उसने,
तो कैश तो पहले से ही कैश है, उसका क्या रियलाइज करेगा? आई बात समझ में? तो कई बार तो वो एसेट्स रियलाइज इंक्लूडिंग कैश इन हैंड बोलता है, तब तो अपन इसको भी ऐड करते पूरे को। लेकिन यहां इसने बोला था देखो 2% ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, तो एसेट्स तो ये बेची एक तो, और इधर देखो ये 8,000 भी तो बेची है, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। देखो इधर 12,900 प्लस 14,500 प्लस 18,000, और ये 500 तो कैश से ऐड नहीं करेंगे, और एक ही 8,000, ये आपका हो गया 53,400। अरे कोई दिक्कत? और उसका 2% निकाल लो, 1068। अरे ठीक है। फिर इसने बोला था 1.5% अनसिक्योर्ड भी था, जिसमें क्या था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी इंक्लूड है। तो देखो 1.5% तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का और 1.5% अनसिक्योर्ड का, लेकिन अभी मैं इसे पेंडिंग पे छोड़ दूंगा, अभी मुझे पता ही नहीं मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं, तो इसे पेंडिंग रखोगे एक बार, हमेशा ऐसे रख देना। उसके बाद फिर हम लिक्विडेटर एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो लिक्विडेटर का खर्चा देखो 290 हुआ था, ये लिख दिया। उसके बाद हम देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, किसको पेमेंट करते हो? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मैंने ये दो बताए थे, एक तो ये टैक्स बाकी था और एक ये सैलरी बाकी थी, सैलरी वेजेस वर्कर की। तो 400 और 1200 कितना होता है? 1600। अरे कोई दिक्कत? उसके बाद मैं देता हूं किसको? डिबेंचर होल्डर को। अरे सीक्वेंस याद है ना? तो डिबेंचर होल्डर तो क्वेश्चन में है ही नहीं, छोड़ो। फिर हम देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या क्या आएगा भाई, है ना? आप चाहो तो नीचे वर्किंग नोट लिख लेना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो भाई, एक तो मैंने कहा था ये सारी लायबिलिटी, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना? 500। फिर ये क्रेडिटर है 30,000। फिर ये 13,000 है, 13 में 8 तो हमने दे दिए थे, इसके भी 5 बाकी थे, तो वो भी प्लस 5,000। फिर ये दोनों तो दे दिए। एक ये मैनेजिंग डायरेक्टर की कमीशन कितनी है? 2800। इन सबको ऐड कर दो, ये आपका 30,500 प्लस 5,000 प्लस 2,800, ये हो गया 38,300। अरे आई बात समझ में? तो ये 38,300। अब यहां लिख देता हूं, देखो ये 1600 का भी 1.5% निकाल दूंगा और 38,300 का भी निकाल दूंगा। ठीक है, निकालो भाई। ये तो आ गया आपका 574.5, यही आ रहा है ना? तो ये 5 हो जाएगा। और 1600 का निकालो भाई, 24। अब ये ऐड कर दोगे, 1667, ये आपका हो गया 1667। अब फिर इनको देने के बाद में फिर जो बचता है वो हम एक तो प्रेफरेंशियल होल्डर को देते हैं। इन क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल होल्डर है ही नहीं, तो किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, अब ये तो टोटल आपने किया तो कितना आ रहा है भाई? 45,900। और 45,900 में से आप ये सब माइनस कर दोगे, कितना बच रहा है? 40343। अब सुनिएगा, हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक शेयर पे कितना दिया जा रहा है। तो आपका ये 4043 है, और आपके शेयर देखो कितने हैं? 5260। डिवाइड कर दो इसमें, तो मतलब एक शेयर पे आप 0.769 ऐसे करके लिख सकते हो। अरे ठीक है, जरूरी नहीं है
लेकिन आप इस तरह से बता सकते हो। अब यहां तक तो अभी तक क्या सिंपल सा अपन ने काम कर दिया कि ये पैसा आया और ये पेमेंट दे दिया बाकी इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अब ये घुमाएगा कहाँ? ये घुमाएगा कहाँ पर? कई बार ये इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास एक से ज़्यादा होंगे। जैसे ये जो शेयर है ना, ये कुछ 10 रुपए के शेयर होंगे, कुछ 8-10 रुपए के, लेकिन 8 रुपए पेड अप ही होंगे, कुछ जो है वो 5 रुपए पेड अप ही होंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? जिनका कम पैसा आया हुआ है उनसे तो पैसा लेना पड़ेगा। अरे आप बोलोगे, जैसे मान लो यहाँ 2 रुपए बचते एक शेयर पे, तो मैं 2 रुपए लौटाता, लेकिन बोलेगा अरे रुको भाई साहब, इनके तो 8 रुपए, इनके तो 8 रुपए आए हुए हैं, मेरे कितने आए हुए हैं? 10, तो 2 रुपए मुझे दो, तब मैं इनके बराबर आऊंगा। अब बोलेगा भाई साहब उसके तो 5 ही आए हुए हैं, तो उससे तो 3 रुपए ले आप वापस। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। कई बार क्या होगा, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को दो, तो आप अनसिक्योर्ड को ही पूरा देने लायक नहीं रहते। कमी पैसा बच गया, 38,300 देना था, हमारे पास मान लो 30,000 ही बचा है, तो इसको 30 दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि 30 इसको दे देंगे तो इसके ऊपर फिर कमीशन कहाँ से देंगे उसे? तो वो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सभी क्वेश्चन में एक सिंपल स्टेप यही चलेगा, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, बस देने में आप लिक्विडेटर हो, बीच में एक पंच बन गए हो आप, और आपको दे दी जिम्मेदारी कि भैया ये बेच बुचा के पैसा इनको लौटाओ आप। तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अरे ठीक है, कंपैरेटिवली इजी है, यही एक स्टेटमेंट बनेगा आपकी।